हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेज। मैं रत्नेश सर आज आपको क्लास 7 एसटी से रिलेटेड सिविक चैप्टर नंबर 4 जो कि वुमेन एंड इक्वलिटी से संबंधित है, यानी समाज में महिलाओं की जो समानता है, यानी समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे उनको समानता का अधिकार दिया गया है, कैसे उनके साथ भेदभाव की जा रही है, इस टॉपिक पर चर्चा हम लोग करेंगे। इससे पहले मैं आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास कर रहा हूं कि आप लोग चैप्टर 3 जो कि स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है उसका स्टडी किए होंगे, उससे रिलेटेड वीडियो को देखे होंगे और उसमें जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड की गई है विद्यालय के द्वारा उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। उस असाइनमेंट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। गवर्नमेंट के कितने लेवल हैं, कितने टाइप्स हैं, गवर्नमेंट के जो टाइप्स हैं उसमें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको संचालित करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उस संविधान में जो पार्लियामेंट आती है, उस पार्लियामेंट को जो दो भागों में बांटा गया है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसे हम लोअर हाउस और अपर हाउस के रूप में जानते हैं, इस सब बारे में हम लोग चर्चा किए थे। साथ ही साथ एमएलए के बारे में चर्चा किए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमएलए कहते हैं, एमएलए, और एमएलसी के बारे में चर्चा किए थे, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो ये सारे टॉपिक पर हम लोग बाकायदा चर्चा किए, स्टडी किए और उससे संबंधित आप लोग को असाइनमेंट दिया गया होगा, कंप्लीट कर लिए होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज हम लोग चले अपने नए चैप्टर नंबर 4 जो कि वुमेन एंड इक्वलिटी से रिलेटेड, पहले हम आपको बता दिए, यानी महिला और समानता, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें जो मुख्य टॉपिक हम लोग की है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला है अंडरस्टैंडिंग जेंडर, यानी जेंडर के बारे में आपकी क्या समझ है उसके बारे में। दूसरा है इंडिया एंड जेंडर, भारत में लिंग। तीसरा टॉपिक हम लोगों का चलेगा वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, महिला, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, इसके बारे में। सोशल कंडीशन एंड जेंडर रोल्स, समाज की परिस्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में जेंडर की क्या भूमिका है, ये चर्चा का टॉपिक रहेगा। रीजन फॉर जेंडर इनइक्वलिटीज, लैंगिक और समानता का क्या कारण है, बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटीज, इसका जेंडर, लैंगिक और समानता का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर। उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स हमको उठाने होंगे जिसके आधार पर समाज में जो लैंगिक और समानता है उसको हम लोग दूर करें। तो ये अलग अलग टॉपिक है, हम लोग अब पार्टिकुलरली एक एक टॉपिक पर स्टडी करें, खास करके अपने बुक के। इसलिए आप अपने सामने बुक को रखें, नोटबुक को भी रखें पेन के साथ, ताकि उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसका आप मीनिंग वहां पर लिख सकें। ठीक है, हम लोग अपने सब्जेक्ट के पार्टिकुलर टॉपिक पर चले। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ जेंडर, जेंडर का शाब्दिक अर्थ, उसके बारे में आपकी क्या समझ है, इसको हमको देखना है। ठीक है, आप लोग अपने बुक के लाइन बाय लाइन देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। ट्रेडिशनली जेंडर हैज बीन यूज्ड सिमिलरली टू रेफर टू जो ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल। माने परंपरागत तौर पर हम लोग जेंडर को खास करके ग्रामर के आधार पर इसको समझने की कोशिश किए हैं, जिसमें हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूट्रल जेंडर होता है, मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है। तो ये लोग हम लोग देखे, बट इन रिसेंट ईयर द वर्ड हैज बिकम टू एस्टैब्लिश इन इट यूज्ड टू रेफर टू सेक्स बेस्ड कैटेगरी। लेकिन आजकल हम लोग जेंडर को शाब्दिक अर्थों में लिंग, सेक्स बेस्ड कैटेगरी के आधार पर इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इन ए फ्रेज such as gender gap and the politics of the gender is used to support for the practice of many anthropologists who reserve sex for difference in biological category।
हमारे मानव विज्ञान यानी मानव विज्ञान की भाषा में जेंडर को मुख्य रूप से सेक्स की बायोलॉजी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। जैव वैज्ञानिक कैटेगरी, उसमें मुख्य रूप से यूजिंग जेंडर टू रेफर, उसमें मुख्य रूप से सेक्स के आधार पर जेंडर को निर्धारित किया गया। यानी बायोलॉजिकल में जेंडर को सेक्स के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया। विल यूजिंग जेंडर टू रेफर टू सोशल एंड कल्चरल कैटेगरी, साथ ही साथ जेंडर को सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी विभक्त किया गया है। इन मोर एकेडमिक टर्म्स जेंडर रेफर टू सोशियो कल्चर डेफिनेशन टू मेल एंड फीमेल। तो इस तरह से समाज में जेंडर मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष के आधार पर जो विभेद हो रही है, जो अलग अलग हम लोग बांट करके उसको देख रहे हैं, वही जेंडर के अंतर्गत आता है। यानी कहने का अर्थ है कि जेंडर मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष के विभेद परिभाषा किस तरह से उनके बीच में उसको समझने के लिए उसको परिभाषित किया गया है, इसके द्वारा हम लोग जेंडर को अलग अलग ढंग से बांटते हैं। जेंडर इज ऑफ्टन सच एज बीइंग रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी। अर्थात हमारे समाज में स्त्री और पुरुष की जो भूमिका होती है, उनका जो इंपॉर्टेंस होता है समाज में, उसके आधार पर जेंडर का निर्धारण हम लोग करते हैं। अब हमारे इस देश में जेंडर की क्या है? इंडिया एंड जेंडर्स। देखिए, इंडिया इज अब हमारा देश एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को लेकर के चलने वाला देश है। इसकी ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कैरेक्टर जो गुण जो है इतना पुराना है, इतना अच्छा है, उस आधार पर हम लोग जेंडर को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश किया गया है। स्टडी ऑफ द अर्लियर सोसाइटी, पहले के समाज में, सो दैट देयर वाज नो डिवीजन, पहले के समाज में जेंडर के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव डिवीजन नहीं था। जेंडर को वर्गीकृत नहीं किया गया था कि यह स्त्री है या पुरुष है, उनके साथ किसी तरह का कोई असमानता नहीं थी। यहां तक कि देयर वाज नो डिवीजन इन देम बेस्ड ऑन कास्ट या क्रीड, जातिगत आधार पर भी या धार्मिक आधार पर भी स्त्री और पुरुषों में किसी तरह का कोई असमानता, भेदभाव नहीं हो रही थी। द लैंड वाज ऑनर्ड कलेक्टिवली एंड जॉइंट कल्टिवेटेड। हमारी ये सब सांस्कृतिक विरासत की देन थी कि समाज में जेंडर यानी स्त्री और पुरुष में किसी तरह की कोई असमानता को नहीं देखा गया था। उसके बाद देखिए कास्ट सिस्टम इज, लेकिन इसी समाज में जातिगत जो है माने कास्ट सिस्टम इज यूनिक फीचर ऑफ इंडिया विच एज पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लेकिन इसी समाज में कास्ट सिस्टम जो है, जातिगत आधारित जो स्थान है हमारे समाज में, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, यह हावी होते जा रही है हमारे समाज के ऊपर। ओवर द सेंचुरी इस काइंड ऑफ बिलीफ दैट लीड टू द सिस्टम बीइंग रिजिड, it become more favorable to males and making a distinction between the female and male member in the family। अब हमारे समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच जो भेदभाव है वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जा रही है। पहले प्राचीन समय में ऐसी भेदभाव नहीं थी। प्राचीन समय में थी तो सिर्फ जातिगत और धार्मिक आधार पर भेदभाव थी कि वह अमुक जाति से रिलेटेड है, ये इस जाति से है। लिंग के आधार पर हमारे उस समाज में उस काल में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, बहुत ही प्राचीन काल में। लेकिन अब हमारे इस वर्तमान समय में भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, अब इस टॉपिक पर हम लोग को देखना है कि किस तरह से हमारी समाज में महिला की स्थिति क्या है। प्राचीन काल में तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वर्तमान में क्या स्थिति है सो आप देखिए। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज बीन सब्जेक्ट टू मेनी ग्रेट चेंजेस ओवर द पास्ट फ्यू मिलियन। पिछले कुछ शताब्दी से हमारे इस देश में महिलाओं की जो स्थिति है उसमें काफी बदलाव आया है। फ्रॉम इक्वल स्टेटस विद मैन एंड एंशिएंट टाइम वाज द लो पॉइंट ऑफ द मिडिल पीरियड्स। प्राचीन काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वो तो काफी दयनीय स्थिति थी, लेकिन मध्यकाल में प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में कुछ बदलाव आए, चेंजिंग आए, उनकी स्थिति गिरी। लो पॉइंट ऑफ द मिडिल पीरियड माने मध्यकाल में उनकी स्थिति कुछ नीचे की ओर आ गई टू द प्रमोशन ऑफ द इक्वल राइट बाय मेनी रिफॉर्मर्स। लेकिन कई सारे समाज सुधारक ऐसे आए जो महिलाओं के इतिहास को देखते हुए
महिलाओं की स्थिति को देखते हुए उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, उनके साथ जो असमानता की स्थिति पैदा की जा रही थी, उसको दूर करने के लिए काफी उन्होंने प्रयास किया, जिसके कारण वर्तमान समय में इस आधुनिक भारत में वुमेन हैव हेल्ड हाई ऑफिस इन इंडिया, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब इस स्थिति के कारण उस काल के मिडिल पीरियड्स के जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के काफी सारे प्रयास किए, जिसका प्रतिफल आज इस आधुनिक भारतीय समाज में देखने को मिल रहा है। इस आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी कुछ सुधार हुआ है। आज हमारे देश में महिलाएं उच्च पद पर आसीन है। आप देखिए, अपने पिछले 3 वर्ष पहले हमारे इस देश की राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। क्या हमारे समाज में महिला की स्थिति सुधरी? तभी तो इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में उस पद को सुशोभित की। और भी कई सारी महिलाएं हैं, खास करके प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंदिरा गांधी आई, उसके बाद लोकसभा स्पीकर के रूप में है, वर्तमान में सोनिया गांधी, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करके इस आधुनिक भारत में उनकी भी उत्कृष्ट स्थान है इस समाज में। लीडर ऑफ अपोजिशन एज ऑफ 2012 द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वेयर वुमेन। 2011 में, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे कि 2011 में लोकसभा की जो अध्यक्षा है वह भी महिला थी। साथ ही साथ लोकसभा में अपोजिशन की जो लीडर थी सोनिया गांधी, वो भी महिला ही थी। वुमेन इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस अरेस्टिसाइज सच एज रेप, एसिड अटैक, डाउरी किलिंग। लेकिन इस आधुनिक समाज में भारत में महिलाओं की स्थिति तो सुधरी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जघन्य घटनाएं होती है जिसमें महिलाओं की दयनीय स्थिति को दिखाया जा रहा है, जिसमें उनके प्रति रेप, एसिड अटैक जो कि आम बात होती जा रही है, और डाउरी किलिंग, यानी कि दहेज के लिए महिलाओं की हत्या करना, ये आम बात होती जा रही है। वेल वन हैंड द फीमेल फॉर्म ऑफ गॉड इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। अब देखिए, एक तरफ हम लोग महिलाओं को दहेज के लिए या उनके ऊपर एसिड अटैक करवा देते हैं, या उनके साथ रेप जैसी जघन्य घटनाएं होती है, तो दूसरी तरफ हमारी संस्कृति में महिलाओं को देवी के तुल्य माना गया, भगवान के तुल्य माना गया है, और उनको विध्वंसक रूप में भी उनको माना गया है। यानी दोनों रूप में, समाज के निर्माणकर्ता के रूप में, एक समाज के भगवान के रूप में भी माना गया है, तो समाज को डिस्ट्रैक्ट करने के रूप में भी उनकी स्थान दिया गया है। ऑन द अदर हैंड, शी हैज द सेकेंडरी स्टेटस इन सोसाइटी। द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ। अब इस भारतीय समाज में बर्थ के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर, जैसे ही घर में लड़के का जन्म होता है तो हम लोग खुशी मना देते हैं। द बर्थ ऑफ डॉटर इज सीन एज ए लिबर्टी इन सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन इस देश के कुछ भागों में जब लड़कियों का जन्म होता है किसी भी फैमिली में, तो वहां उदासी छा जाती है। लड़कों का जन्म होता है तो खुशी आती है, तो इसी देश में उदासी भी आ जाती है। द ओरिजिन ऑफ दिस सोशल एटीट्यूड आर द रिजल्ट ऑफ बिलीफ इन इक्वलिटी। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि हमारे समाज में अभी भी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वह हावी है। सोशल प्रैक्टिस लाइक डाउरी, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज वेयर ऑपोजिव एंड एक्सप्लिसिट when we are conditioned to subservient to the man in the family, the women are treated today is modified version of old practice। हमारे समाज में महिलाओं के लिए जो डोरी हुआ बता दिए, यहाँ तक सती प्रथा जो है, चाइल्ड मैरिज है, ये सारे के सारे महिलाओं के प्रति जो असमानता है इसी को दर्शाते हैं। अब हम लोग देखें कि सोशल कंडीशंस एंड जेंडर रोल्स, सामाजिक परिस्थिति में और जेंडर की भूमिका क्या है। देखिए यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाउ सोसाइटी प्रिजर्व इन इंडिविजुअल ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ हाई जेंडर रोल इज डिफाइंड इन सर्टेन एरिया द मेल इज
is seen as the breadwinner and the female is the homemaker. अब हमारे ही समाज में पुरुषों को ब्रेड विनर कहा गया है. In certain area, the male is seen as the breadwinner and the female as homemaker. इस भारत के कुछ क्षेत्रों में पुरुषों को ब्रेड विनर के रूप में संबोधित किया गया है, जबकि महिलाओं को होम मेकर यानी गृहिणी के रूप में. तो पुरुष को घर के लिए जो भोजन भात की व्यवस्था करने वाला एक पुरुष वर्ग समाज में जो स्थिति होती है उसके रूप में उनको दर्शाया गया है. दिस प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट वेरी अर्ली इन लाइफ. इस तरह जो भेदभाव यह इस समाज में आज से नहीं है, काफी पहले से इस समाज में इस तरह के भेदभाव उत्पन्न हो गए थे. The boys are encouraged to play outdoor. हमारे समाज में क्या कहा जाता है कि लड़के बाहर जाकर खेलेंगे, लड़की ये काम करेंगे, लड़के वो काम करेंगे. लेकिन लड़कियों के प्रति हमारे समाज में क्या स्थिति है, यहाँ तक कि उनको घर से बाहर भी जाने नहीं दिया जा रहा है. खेलने कूदने की तो दूर की बात है, उनको प्ले विथ डॉल, बी सबमिसिव एंड accommodating. They are encouraged to learn house keeping skill as soon as they were able to help the family. और यहाँ तक कि उनको खेलने की जो सामग्री है, क्रिकेट बैट बॉल से वो खेल रही है तो कहा जाता है कि भाई आप तुम लड़की हो, इससे मत खेलो, तुम्हारे खेलने का साधन क्या है, डॉल है, गुड़िया से तुम खेल सकती हो. तो यह मानसिकता किस तरह की विकृति को दिखा रही है, यही ना कि हमारे समाज में लड़के और लड़की कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, कभी समान नहीं हो सकते हैं. यहाँ तक कि लड़कियों को यह कहा जाता है कि तुम अपने अंदर वह एबिलिटी लाओ, वह स्किल पैदा करो जिससे तुम अपने परिवार की मदद कर सकती हो. The women are accepted to do all the housework. Although large number of women go out to work. लेकिन आज कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने काम को करने के लिए अपने घर की चहारदीवारी से बाहर अब निकल रही है. Still the family caregiving in the family, they multitask by managing the household. और वह घर से बाहर जाकर काम करती है और साथ ही साथ अपने घर के दायित्वों को भी पूर्ण करने की कोशिश करती है. Caring for the children and work outing outside. और अपने बच्चों की देखभाल तक की करती है. For understanding of the gender role, education is important. अब जहाँ जहाँ भारतीय समाज में शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, अनएजुकेटेड पर्सन हुए, शिक्षा अपना अस्तित्व कायम की, वैसे जगहों पर इस तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे अपना प्रभाव को छोड़ रही है. The more people are educated, the less likely they are accept gender roles. जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होते जा रहे हैं, उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, लड़के लड़कियों के प्रति जो भेदभाव है, वह समाप्त होते जा रही है. इस तरह से हमारे समाज में लिंग का जो रोल है, जेंडर रोल जो होता है, काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है इस समाज में. लेकिन एक प्रभाव इस पर साफ प्रलक्षित हो रही है कि एजुकेशन, जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित होते जाएगा, एजुकेटेड होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समाप्त होते जाएगी. अब हम लोग देखें, नेक्स्ट टॉपिक है रीजन फॉर जेंडर इनइक्वालिटीज. जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक असमानता का क्या कारण है? तो सबसे पहले तो अभी जस्ट हमने आपको बोल दिया कि एजुकेशन. अनएजुकेटेड पर्सन के अंदर ही इस तरह की भावना सबसे ज्यादा होती है. देखिए अब, द रीजन फॉर जेंडर इक्वलिटी आर सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल. अब ये जो लैंगिक असमानता है वह कई तरह से धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और राजनीतिक भी है. ये सारे ऐसे कारण है जो जेंडर इनइक्वलिटीज को बढ़ावा देती है. हमारे समाज में बहुत सारे ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अपने अपने दलों में महिलाओं को वह स्थान नहीं देती है जो होनी चाहिए. महिलाएं कितना कुछ कमा कर खिलाए अपने घरों में, उनको वह स्थान नहीं मिलता है जो पुरुष कमा कर खिलाता है, अर्न कर खिलाता है. तो वही टॉपिक है, दिस रीजन हेल्प इन pursuing the problem are the responsible for the present status of women and men in society. Old practice like children marriage. अब पहले देखें तो पहले जो बाल विवाह होती थी, दहेज होते थे, सती होते थे, ये सारे भी हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हमारे के लिए मेन कॉजेज हो जाएंगे.
लैंगिक असमानता, कैसे बाल विवाह हो जाती थी, बीइंग मैरिड एट ए अर्ली एज, कैसे बच्चों को बाल्यकाल में शादी कर दी जाती थी, डिड नॉट अलाउ द फीमेल इन डेवलपिंग इन और आइडेंटिटी, बीइंग एबल टू थिंक ऑफ हरसेल्फ इन इंडिविजुअल, शी हैज टोटली डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड। हमारे समाज में खास करके बच्चों की जब बाल्यकाल में शादी कर दी जाती थी तो न उनका तन विकसित होता था, न मन विकसित होता था, और इन सब के अविष्टित होने के बावजूद उनमें एक विशेष प्रकार की जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी और साथ ही साथ उन्हें पुरुष वर्ग के ऊपर जिम्मेवार माना जाता था, यानी जो पुरुष वर्ग है वही उनके लिए मान्य होनी चाहिए। तो इस तरह से ये भी हमारे समाज में काफी आगे आया। She was totally dependent on the husband. Dowry makes women feel like a commodity. यहाँ तक कि दहेज प्रथा जो है हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति को और दयनीय कर दिया। महिलाओं को एक वस्तु के रूप में समझा जाने लगा। Eligibility for the present day for the parents and a source of income, यानी आमदनी का एक स्रोत के रूप में महिलाओं को माना जाने लगा है कि पुरुष वर्ग के लिए वो महिलाएं जो है एक आमदनी का बहुत बड़ा जरिया बन गया है, यानी वो दहेज लेकर के आए तो उस घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। ऐसा अभी तक हमारे इस पुरुष प्रधान समाज की मान्यता है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखें, आगे पेज नंबर आप 239 में जाएं कि क्या इसमें कहा जा रहा है कि इंक्रीज ए फीमेल fantastic making the population sweet. There are old practice of increasing a sense of isolation education for centuries. The inheritance of property was strict for the male members of the family. The practice made women economically dependent. यानी आर्थिक दृष्टिकोण से भी अभी जस्ट हम बताएं कि परिवार की जो भी संपदा है उस पर पुरुषों का स्वामित्व है। महिला को भी आर्थिक रूप से पुरुषों पर ही आश्रित होने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरह से इस पैसेज को आप सही ढंग से देखें। अब हम लोग चलें इफेक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज, इसका क्या प्रभाव पड़ा, माने लैंगिक असमानता का हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। सो देखिए, द सिस्टमेटिक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल फ्रॉम वेरी अर्ली इन लाइफ हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन सोसाइटी, बीइंग डिप्रीव्ड ऑफ नॉट just love and affection from the family, but also better food, proper care and medical attention make the girl physically weak. अब सिस्टमेटिक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल हाल के वर्ष में रूढ़ि हम लोग देखें यहाँ कि महिलाओं को सिर्फ यानी इफेक्ट ऑफ जेंडर इक्वलिटी में कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है उसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। यानी सिस्टमेटिक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल फ्रॉम वेरी अर्ली इन लाइफ हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन सोसाइटी, बीइंग डिप्रीव्ड ऑफ नॉट just love and affection from family, but also better food, proper care and medical attention make the girl physically weak. Early marriage and childbirth leaves her both physically and mentally weak. Physically and mentally weak. यह जो है हमारे समाज में चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, महिलाओं के प्रति जो है काफी जो भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें न प्यार, उनको उनके वास्तविक प्यार से, पारिवारिक प्यार से भी वंचित किया जा रहा है। उन्हें न बेहतर भोजन मिल रहा है, न उचित देखभाल उनकी हो पा रही है, न उनको वो सारी मेडिकल सुविधाएं नसीब हो रही है, जिसके कारण वो शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। तो इस तरह से एक स्वस्थ माँ ही हम कह सकते हैं एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। यानी a healthy mother gives birth to healthy children. They become healthy adults, making the current a healthy and happy place. यानी एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। जब यही स्वस्थ व्यक्ति आगे चलता है तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, एक खुशहाल देश का निर्माण करता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि महिलाओं के प्रति जो प्रभाव भेदभाव है उसको हम लोग समाप्त करें, उनको उचित मेडिकल फैसिलिटीज दे, उनको उचित खान पान दे, उनको उचित मान सम्मान दे, उचित प्यार दे, ताकि आगे आने वाले जनरेशन जो है
उसका उस पर प्रभाव पड़े और इस देश में खुशहाली आए, यह देश एक मजबूत देश बनकर के उभरे। अब हम लोग देखें कि स्टेट टू कंट्रोल जेंडर इनइक्वालिटी, वह कौन कौन से कदम उठाए गए हैं जो समाज से इस असमानता को, लैंगिक असमानता को दूर करें। देखिए, द राइट टू इक्वलिटी इट वाइसल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन, मैन या वुमेन। इस भारत के संविधान में स्त्री और पुरुषों को यह फंडामेंटल राइट दिया गया है, यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि उनके साथ समानता का व्यवहार हो। माने स्त्री और पुरुषों को इस भारतीय संविधान के तहत उस अधिकार दिए गए हैं कि उनके साथ किसी तरह की असमानता का व्यवहार न किया जाए। The Constitution grant equality to women while also empowering the state of adopt appropriate measure to control discrimination against women। यहाँ तक कि संविधान में यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिल पा रही है तो राज्य सरकार यह कदम उठावे, वैसा कदम उठावे जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हो। यानी राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वो अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए उचित कदम उठावे। इसीलिए देखिए यहाँ पर इसके कई सारे कानून बनाए गए, कई सारे प्रबंध किए गए। इन 1990 टू प्रोटेक्ट द राइट एंड लीगल एलिमेंट्स ऑफ वुमेन, 1990 ईस्वी में महिलाओं को उचित अधिकार और सम्मान देने के लिए एक संस्था का गठन किया गया था। उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में, खास करके कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1990 ईस्वी में। और इसके द्वारा महिलाओं को सारे अधिकार दिए गए, कानूनी अधिकार दिए गए ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। दूसरी तरफ देखिए, 1/3 of the elected seat in local governing bodies like panchayat had to be reserved for women in increase their participation in social and political aspects of the society। और क्या किया गया? महिलाओं की स्थिति को सुधार करने की तो राष्ट्रीय महिला आयोग बना दी गई। तो दूसरी तरफ लोकल स्तर के, स्थानीय स्तर की जो निकाय है, सरकारी निकाय, खास करके पंचायत, उसमें महिलाओं की 1/3 सीटें सुरक्षित कर दी गई, खास करके महिलाओं की, ताकि महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिया जाए, उचित अधिकार दिया जाए। 1/3 सीट उनके लिए सुरक्षित रख दी गई ताकि उनकी समाज में भागीदारी बढ़ सके। संविधान में कुछ ऐसे भी कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख कानून कुछ ऐसे बनाए गए। देखिए, लॉ have been made to stop sex discrimination test and female feticides, यानी कि कानून के द्वारा लिंग जो निर्धारण हम लोग करते हैं, जगह जगह आप लोग देखते हुए अल्ट्रासाउंड केंद्रों जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ। तो इसका नाजायज फायदा क्या है? हमारे पुरुष वर्ग समाज उठाते हैं। वो वहाँ लिंग डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग निर्धारण, लिंग भेदभाव जो उनके मन में है उसको वह जांच करवाने की कोशिश करते हैं, यानी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस घर में मेल है या बेबी है, माने बच्चा है या बच्ची है, इसकी जानकारी के लिए। तो यह भी हमारे कानून के द्वारा एक अपराध है। फीमेल फोर्टिसाइड, दूसरी तरफ कन्या भ्रूण जिसको कहते हैं, अगर लड़की है तो उसको उसके गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही मारने की कोशिश की जाती है। ये सारी क्या दर्शा रही है? सारी बातें कि हमारे समाज में लड़कियों के प्रति क्या स्थिति है, क्या सोच है, यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत अगर आप खास करके ये लिंग निर्धारण टेस्ट करवाना चाहते हैं, जिसको भ्रूण टेस्ट कहा जाता है, या भ्रूण हत्या करवाते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है इस समाज में। और ऐसी स्थिति में आपको जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।
जेंडर इक्वलिटी इज मोर देन ए गोल इन इटसेल्फ। अब इसके बारे में हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने एक बहुत पूर्ण बातें बताई। क्या है? तो उन्होंने कहा कि लिंग समानता अपने आप में एक लक्ष्य है, कि हम अपने समाज में लिंग की जो समानता को लेकर के चल रहे हैं, उसका एक एम होनी चाहिए, उसका एक गोल होना चाहिए, एक उद्देश्य होनी चाहिए कि हमको इसको समाप्त करना है। यह कब समाप्त होगी? जब हम समाज से गरीबी को समाप्त करेंगे, समाज को विकास के पथ पर ले करके चलेंगे, साथ ही साथ समाज में जो शासन की प्रणाली है इसको अगर हम चुस्त दुरुस्त करेंगे, तभी हमारे समाज से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। महिलाओं की उनके प्रति जो असमानता की भावना है, लड़कियों के प्रति जो असमानता की भावना है, इसको हम समाज से समाप्त कर सकते हैं। यानी हम अपने समाज में अगर एजुकेशन लावे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन, यानी हम अपने आप को शिक्षित करें तो हम लोग अपने समाज से इनइक्वालिटी को समाप्त करते हैं, खासकर वुमेन के प्रति। दूसरा, हम अपनी सोच को बदलें। तीसरा, अगर आप ये सारे चीज गलत करने की सोच है, आप एजुकेटेड फिर भी गलत करते हैं, तो कानून आपका इलाज करेगी। तो इस टॉपिक के द्वारा हम लोग देखें कि महिला की जो समाज में स्थिति है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में है, किस तरह से है, उसको कैसे दूर किया जाए, किस तरह राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को उचित सम्मान देने के लिए अधिकार प्रदान करती है, किस तरह हम अपनी गरीबी को दूर करें, सरकार गरीबी को दूर करे, सरकार महिलाओं के राजनीति में उचित स्थान दे। इन सब के द्वारा हम अपने समाज से महिलाओं की स्थिति को सुधार, हमारे समाज से महिलाओं की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। उनके प्रति जो भेदभाव है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 4 वुमेन एंड इक्वलिटी कंप्लीट हुआ। मेरी बातों को आप अपने वीडियो के माध्यम से अच्छे ढंग से इसको रिवाइज करके देखें बार बार, और साथ ही साथ बुक का भी स्टडी करें। दोनों को साथ लेकर के चलेंगे तब आप बहुत फायदे में रहेंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। और इसके द्वारा जो असाइनमेंट दिया जा रहा है, उस असाइनमेंट को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद ही बुक का जो क्वेश्चन आंसर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। पहले असाइनमेंट जरूरी है, फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 लेकर के आएंगे। धन्यवाद।